बिहार में 39 सीटें पिछली बार जीती थी और इस बार जो एग्जिट पोल हैं वो भी बता रहे हैं कि इस बार भी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन वहां पर जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां तेजस्वी यादव ने की, 200 से ज्यादा रैलियां की, और कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों से कनेक्ट बनाया इस बार तेजस्वी यादव ने। क्या लगता है आपको इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और एक विरासत जो उनको मिली है, उन्होंने अभियान किया। लेकिन आप देखिए, अपने सर्वे में ही आ रहा है, जो हमारे सर्वे हुए हैं, अब वो एग्जिट पोल कितना सही निकलेगा कल मालूम होगा। लेकिन दोनों बेटियां यदि पराजित होती हैं तो ये देखिए, एक आकर्षण बोलने का, आप इनका नहीं, मैं तो कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चुनाव हारे हैं ना, तेजस्वी यादव के नहीं। तेजस्वी यादव भीड़ इकट्ठा करना, या केवल, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मोदी जी के भी लिए साउथ में जितनी भीड़ थी तो उस हिसाब से तो पूरा वहां तो तमिलनाडु में और केरल में कई बने, जैसे अभी उसी पर लोग 2 सीटें या 4 सीटों पर भी लोगों को लग रहा है कैसे आ रही है। लेकिन वहां तो यदि उस भीड़ को यदि आप तुलना करेंगे तो वहां तो 15-15 सीटें आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं भीड़ को क्राइटेरिया कभी भी नहीं मानता। मेरा मानना है भीड़ से एक माहौल बनता है। तेजस्वी यादव ने एक उस पूरे समुदाय में, और जो नाराज रहे हैं, जो नीतीश से भी नाराज हुआ एक वर्ग, जो उनकी पार्टी में भी कभी उनके साथ था। लेकिन हाँ, ये सही है कि पिछली बार के मुकाबले में इस गठबंधन को, जैसे उनका दावा था कि सारी सीटें हमको मिल जाएंगी, 42-40 मिल जाएंगी, वो उसमें कुछ कम होने की संभावना तेजस्वी यादव से बनी है। लेकिन दिलचस्प यही होगा, मैं अभी भी फिर से कहूंगा, जबकि लोग असहमत हैं, नीतीश कुमार और के साथ आने से बीजेपी को भी फायदा हुआ है। कहीं कहीं ऐसा लगा है कि जो नीतीश, जो लालू के साथ थे, जहां पर उनके कुछ लोग, उससे कोई नाराजगी हुई है। लेकिन नीतीश ने जो 20 साल से सत्ता में रहे हैं, जो थोड़े बहुत जो काम किए और बीजेपी के साथ रह के जो काम किए, उसका लाभ। और मैं तीसरी बात कहूंगा, यूपी बिहार दोनों को मिलाकर के, अभी आपने जो बात कही थी, मोदी मंदिर, महिला महिला 31 करोड़ महिलाओं ने, अभी भी चुनाव आयोग ने फिगर जारी किया है, 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है। सबसे बड़ी ताकत यदि मोदी ने जीती है, यहां से लेके साउथ तक, पूर्वोत्तर तक, और उत्तर पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं में महिलाओं के जो, उसको 31 करोड़ में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 31 करोड़ उनको वो वोट मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका यदि वो, उससे सारे परिणाम बदल सकते हैं। जी। जो लोग खास करके राहुल गांधी और जो दूसरी बातें कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि महिलाओं के मन में क्या भावना है। वो तो हाई फाई अपना जीन्स पहन लेकिन के हिमांशु सर, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है अब। लेकिन वो 4 जाति जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया, उसमें गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, वो भी तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आए इन चुनावों में। आप कह रहे हैं कि इस बार भूमिहार, राजपूत और निषाद, दलित, ब्राह्मण, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है। यही मैं वो फैक्टर्स नहीं है की बात कर रहा था, क्योंकि मोदी जी ने एक नया परसेप्शन दिया है कि जाति तो समाज के अंदर खाली 4 है, और जब हम महिला को उसमें सम्मिलित करते हैं, 31 करोड़ महिलाएं वोट देती है, आलोक जी ने से बताया, बहुत सही बताया। कल के दिन में सबसे बड़ा मेरी तो नजर रहेगी कि 31 करोड़ में से कितनी महिलाओं ने एनडीए के लिए या भाजपा के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया। और आप देखिएगा, इट विल बी मोर देन 55 to 60%। इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर 31 करोड़ में से 18-20 करोड़ महिलाएं भी जाके उनको वोट दे के आती है, तो अब की बार ये इलेक्शन के अंदर M4 फैक्टर चलेगा। हिमांशु जी, आपसे आगे बात करेंगे क्योंकि बिहार की बात हो रही थी। बिहार में सीधे चलते हैं, पटना चलते हैं। मेरे सहयोगी शक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं। शक्ति, क्या माहौल इस समय है? कल इस समय तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा या सब कुछ साफ हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है, अब 24 घंटे करीब है, कल जो है इस समय क्लियर हो जाएगा कि बिहार में 40 में से कितनी सीटें जो है एनडीए गठबंधन को जा रही है, या कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, और देश में किसकी सरकार बनी। हालांकि एग्जिट पोल में जो है नतीजे साफ हो गए हैं कि एनडीए एक बार फिर से जो है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से एक बार जो है प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से इस बार का चुनाव हुआ है, एकदम काफ़ी जो पुरानी बातें थी, खास करके जो जाति की बातें हो रही थी, अभी
हमारे सीनियर लोग बोल रहे थे। लेकिन बिहार में जो इस बार का चुनाव हुआ है वह कहीं ना कहीं जो बिहार के बारे में भी कहा जाता है कि जाति है सो जाति नहीं है, वो एक बार फिर से जैसे पिछले चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था उसमें तमाम जातियों के लोगों ने जो है एनडीए को वोट किया था, बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने जो उम्मीदवारों का चयन किया था, खास करके कुशवाहा जाति के जो उम्मीदवार थे उनको उन्होंने अपने पार्टी में ज़्यादा तवज्जो दी, उसका कहीं ना कहीं नतीजा इस बार बिहार के चुनाव में परिणाम पर देखने को कल मिल सकता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जो उम्मीदवार जिस जाति का रहा उस जाति के लोगों ने उसे वोट दिया है, बल्कि न सिर्फ पार्टी को न देखा बल्कि स्थानीय उम्मीदवारों को देख के जो है इस बार का जो वोटिंग हुआ कि जो वोटिंग ठीक है शक्ति, दावे सभी के अपने अपने, अब किसके दावे सही साबित होंगे ये कल पता चलेगा। लेकिन बिहार के मुद्दे क्या रहे इस बार, चूंकि तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ कई रैलियां की, कई रोड शो किए, जमीन से लेकर आसमान तक, हेलीकॉप्टर में भी कई उनकी तस्वीरें सामने आई जिनको लेकर कुछ तस्वीरों को लेकर विवाद भी हुआ। उन्होंने तो केक भी काटा अंजलि, बिल्कुल, 200 केक भी, जो 200 रैलियां उन्होंने कर ली थी तो 200 का एक केक भी उन्होंने काटा। बिल्कुल, अब ये नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये कल पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुद्दे क्या रहे, जंगल राज को लेकर घेरा गया पीएम मोदी की ओर से, जो कुछ महीने की सरकार वहां पर जेडीयू और आरजेडी की थी, उस दौरान आरजेडी को लेकर निशाना साधा पीएम मोदी ने कि जंगल राज आ जाता है बिहार में जब आरजेडी सत्ता में आती है। वहीं आरजेडी की ओर से लगातार ये दावे किए गए कि भाई जब हम सत्ता में थे तो पूरा आंकड़ा रखते तेजस्वी यादव, कितने लाख युवाओं को नौकरी दी, जनता का मिजाज वहां पर क्या। कल नतीजे हालांकि क्लियर करेंगे सब कुछ, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पर भी मौजूद रहते हैं, मुद्दे क्या रहे बिहार की जनता के इस बार? देखिए इस बार जो है जो चुनाव हुआ है उसमें दो ही मुद्दे थे, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं या फिर नहीं पसंद करते हैं। हम तमाम जिलों में गए, जो चुनाव में लोगों से बात की, चुनाव से पहले चुनाव के दौरान बातें की, तो तमाम लोगों का यही कहना था जो स्थानीय उम्मीदवार थे उनको लेकर नाराजगी काफ़ी थी बिहार, चाहे वो बात करें बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर या जेडीयू के उम्मीदवार को लेकर या एनडीए के तमाम को लेकर। लेकिन तमाम लोगों का यही कहना था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश का बनाना है, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो मोदी जो फैक्टर है वो उनका जादू अभी भी बरकरार है, उसका नतीजा भी कल जो चुनाव रिजल्ट परिणाम आएंगे उस पर देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने के अंदर में नौकरियां दी है और इसी के मुद्दे को लेकर जो है रोजगार के मुद्दे को लेकर वो लगातार चुनाव प्रचार में गए। 258 के करीब जो है उन्होंने जनसभाएं भी की इस लोकसभा चुनाव में, जो काफ़ी महत्व रही, काफ़ी इतनी सभाएं किसी नेता ने नहीं की थी आज तक में, उतनी लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभाएं की है। और जिन सभाओं में वो गए तमाम उनका एक ही मुद्दा रहा, रोजगार, बेरोजगारी और नौकरी को लेकर वो लगातार सवाल खड़े करते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं द्वारा जंगल राज जो बिहार में 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करते रहे। नीतीश कुमार ने भी अपने मन से कई बार कहा कि 2005 में से पहले बिहार में क्या हालात थे वो तमाम लोग जानते हैं, और युवाओं को भी उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की। जो तेजस्वी यादव जो युवाओं की बात करते हैं, इसको लेकर भी नीतीश कुमार ने तमाम जो अपने मंचों के पे सभाओं के द्वारा उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में जो जंगल राज की स्थिति थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी मेहनत की इन चुनाव में, आपने हर जगह पहुंचने की कोशिश की और लगातार आपकी रिपोर्ट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, हिमांशु ने शक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात की और ये लगातार पूरे चुनाव में, खासतौर से बिहार में हमें देखने को मिली कि जितने भी एनडीए के कैंडिडेट थे उन्होंने वोट मांगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर। और एक खबर यह भी है कि बिहार में कई सीटों पर एनडीए की जो कैंडिडेट थे उनको लेकर लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी। क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर वो हावी रहेगी? देखिए, ये मजाक में कहा जा रहा था पूरे चुनाव में कि हर सीट पे पुराना कैंडिडेट उतार के एनडीए ने और बीजेपी ने ख़ास तौर से अपने 50,000 वोट कम कर लिए हैं। एवरेज हर सीट पे जहाँ पुराना कैंडिडेट आया है वहाँ 50,000 कम हो गया। आखिर में हर सीट में आखिर तक बीजेपी की खूबी ये है कि वो आखिर तक हर तरफ से कोशिश करती है, हर तरफ से लोगों को ले आने की, और हर जगह नरेंद्र मोदी की मांग थी और वोट उन्हीं के नाम पर पड़े हैं। लेकिन लोकल मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, तो ये भरपाई कितनी हुई नहीं हुई, और ठीक उल्टा हुआ गठबंधन की तरफ से। वहाँ लगभग सारे कैंडिडेट नए थे,
वहाँ बहुत फ्रेश सामाजिक इक्वेशन भी बनाने की कोशिश लालू यादव ने इस बार की, और ऐसा इक्वेशन बना जो एनडीए के तरफ का वोट इधर ले आए। कुशवाहा समाज पे खास तौर से 7 कैंडिडेट उस तरफ से ले आए गए। वीआईपी जिस पार्टी को तोड़ के बीजेपी ने मलाहों का एक तरह से वो की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया था, उस वीआईपी पार्टी के मुख्य सैनिक को लेके तेजस्वी अपने साथ घूमते रहे। ये 2 ग्रुप ऐसा पलटा है इस चुनाव में, और उसका असर ज़मीन पे दिखाई दिया। तो ये देखना दिलचस्प है, और जो रिजल्ट भी बता रहा है कि पहले से परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है विपक्ष का, तो रिजल्ट देखना जरूरी होगा कि ये काम कर गए कि नहीं कर गए। ठीक है अरविंद सर, रिजल्ट पर तो सभी की निगाहें, देश भर की निगाहें टिकी हैं। धड़कनें आज बड़ी होंगी राजनीतिक दलों की, और आज अबुल शायद नींद भी नहीं आने वाली है, चूंकि परीक्षा तो दे दी है और नतीजों से पहले यही स्थिति रहती है। दिमाग एक तरह से इंतजार ही सिर्फ सब लोग करते हैं कि रिजल्ट भाई क्या होगा। ग्राउंड पर चलते हैं, यूपी वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश यादव जुड़ गए हैं। आकाश, वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ जब पीएम मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। रोड शो हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर बुलाए गए। पीएम मोदी ने खास पूजा अर्चना की और उसके बाद शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन अपना फाइल किया। और अब की बार कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है इस सीट को लेकर, और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, लेकिन नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 10 लाख पार, यानी कि जो जीत का मार्जिन है वो 10 लाख के पार हो। ये फोकस करके पार्टी ने वाराणसी में काम किया, और प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही। वोटर्स का मिजाज वहां पर क्या, और क्या लग रहा है कि 10 लाख का जो फासला है वो रहेगा, जीत का मार्जिन रहेगा इतना? दरअसल अंजलि, जो वोटिंग पड़े हैं बनारस में 56% वोट पड़ा है। 2019 के मुकाबले 2024 में जो वोट पड़े हैं वो कम पड़े हैं, तो 10 लाख का मार्जिन नहीं कहा जा सकता। हालांकि लगभग टोटल वोट की बात करूं तो हमें लगता है 12 लाख 13 लाख के समथिंग दोनों प्रत्याशी, जो 7 प्रत्याशी बनारस में उतारे गए थे, जो कैंडिडेट निर्दलीय हो या फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के या फिर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, तो 12 से 13 लाख वोट पड़े हैं। तो हमें नहीं लगता कि 10 लाख के आंकड़े छू पाएंगे। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बड़े वोटों से, तगड़े वोटों से जीत रहे हैं, ये अनुमान है। लेकिन 10 लाख का कहना, पिछली बार से मार्जिन बढ़ेगा या घटेगा, क्या लग रहा है? देखिए, दूसरी बार से तीसरी बार मार्जिन बढ़ रहा है, और इस बार जो मार्जिन है वो भी लंबा आंकड़ा होगा। और मैं 10 लाख इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो वोटिंग पड़े हैं वो काफी कम पड़े हैं, इसलिए। हालांकि ग्राउंड जीरो की हकीकत आपको बता दूं तो बनारस के जो विधायक है, मंत्री हैं, वो सुबह से ही लड्डू के ऑर्डर दे चुके हैं, जगह जगह लड्डू बन रहे हैं। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रचंड जीत है। और पूर्वांचल की सीटों को किस कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्वांचल की सीटों पे अभी भी कांटे की पेच फंसी हुई है। बिल्कुल, आसपास बाकी लगती सीटों का भी हाल बताइए, क्योंकि पूर्वांचल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ सीटें जा सकती हैं इंडिया के पास, इंडिया ब्लॉक के पास। तो आसपास की लगती सीटों का भी हाल बताइए आकाश। देखिए, यदि मऊ और गाजीपुर की सीटों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी कमजोर दिख रही है, क्योंकि देखिए पूरा ताकत लगाया गया था गाजीपुर और मऊ में। जो सीटें हैं उसे इस बार 2024 में भारतीय जनता अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे भी कमजोर है बीजेपी। यदि चंदौली की बात करूं तो चंदौली में भी कुछ लोग, जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आ रही है, वहां पे कैंडिडेट के चेहरे को लेकर नाराजगी है, क्योंकि महेंद्र पाड़े 14 और 19 में 2 बार यहाँ पे सांसद बने, तीसरी बार भी उनको उतारा गया है। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो नाराज है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हार रहे हैं। लड़ाई कांटे की है, अनुप्रिया पटेल जहां से लड़ रही हैं मिर्जापुर, वहां पे भी लड़ाई कांटे की है। जो बलिया है वहां पे भी लड़ाई कांटे की है। तमाम तरीके से जो सीटों का समीकरण है पूर्वांचल में, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पेच फंसा हुआ है। देखिए, पूर्वांचल की जो सीटें होती हैं वहां पे ओबीसी वर्ग के लोग अधिक होते हैं। जाति का समीकरण की बात कर ले तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी वोट के मार्जिन को घटाया बढ़ाया जा सके, क्योंकि वहां पे राजभर ले ले या फिर चौहान बिरादरी ले ले, यादव ले ले, या तमाम जो जाति के लोग हैं वहां अधिक है। ठीक है, ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। अरविंद जी, हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल भी संभावनाएं ही हैं, अनुमान है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आपको लगता है कि एनडीए एकजुट रहेगा?
देखिए क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी का पीक है, मास सपोर्ट के हिसाब से भी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हिसाब से भी। इसके ऊपर का समर्थन जुटाना उनके लिए मुश्किल होगा, और जैसे ही इस स्तर पे पॉलिटिक्स आ जाएगी कि अब भी उनको नए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो फिर उनका मिथ काफ़ी हद तक टूट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वैसी सिचुएशन में फिर नरेंद्र मोदी कोई बहुत मजबूती से कुछ कर पाएंगे या नई सरकार का गठन आसानी से होगा। लेकिन अभी तक जो भी चुनाव का अनुभव हम लोगों का है वो, और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, रिपोर्टिंग, इन सब से लग रहा है कि अभी वो स्थिति आई नहीं है। भले ये एग्जिट पोल से असहमति है अभी भी मेरी, अपने एग्जिट पोल से भी मुझे लगता है कि कुछ ऊपर तरफ गया है, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन आती नहीं दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी को फिर नए साथी तलाशने पड़े, नया सपोर्ट तलाशना पड़े, क्योंकि ये करना अब मेरे ख्याल से उनके कद को और उनकी जो पर्सनालिटी बनी है उसको मैच नहीं करता है। फिर कुछ और नए तरह के इक्वेशन उभरेंगे जिसकी अभी कल्पना कम से कम जब तक वो हैं इतने मजबूती से, तब तक न हम कर पा रहे हैं न बाकी लोगों ने किया। ठीक है, यूपी और बिहार का जिक्र हमने किया, अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। 7 सीटें दिल्ली की 2014 में, 2019 में, पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में क्लियर मेजॉरिटी मिली है। सभी की सभी सीटें क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर। इस बार दिल्ली के एग्जिट पोल कह रहे हैं आलोक सर कि रिपीट होने वाला है रिजल्ट दिल्ली का एक बार फिर से, यानी कि दिल्ली की सभी सीटों पर हैट्रिक रहेगी बीजेपी की। कैंडिडेट सभी चेंज कर दिए, छोड़कर मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बीजेपी को लग रहा था कि अगर सेम कैंडिडेट रिपीट किए तो खतरा हो सकता है, और आपको लगता है कि कैंडिडेट चेंज करके पार्टी का ये फैसला सही था? एग्जिट पोल तो कम से कम यही कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग जब से चेंज हुए हैं तब भी बात किया था। मनोज तिवारी का भी चूंकि कहे कि उनके सामने कन्हैया कुमार आ गए तो उनको लिए और भी सुविधा हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि उसका लाभ ही उनको मिला है, क्योंकि कन्हैया कुमार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो बेगूसराय से अपना हार के आए थे, यहाँ जेएनयू में भाषण अच्छा देना, अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि भाषण बहुत अच्छा दे, तो गाना बहुत अच्छा गाते मनोज तिवारी के लिए। कुछ इलाकों में, गांव में यदि जहां काम नहीं हुआ उसका उनको नुकसान हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि, लेकिन हुआ यह है कि यहाँ भी फैक्टर वही हो गया, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी और एकदम गिर गई। जेल से गए, जेल से वापस भी आए, तब भी जितना उनका होना चाहिए था गठबंधन से कांग्रेस को एक आध सीट अभी भी मैं मानता हूं कि यदि कुछ थोड़ा सा भी जिसको कह सकते हैं कांटे का जहां पर हो सकता है, कांग्रेस का जेपी अग्रवाल के लिए जो कहा जाता है कि यदि वो निकाल सके, जबकि उनके भी अपने आप जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियली बड़े बाकायदा स्टेटमेंट जारी हो गए कि उनके परिवार के सदस्यों तक को धमकी उनकी इस तरह के आपस में पार्टी वालों ने ही नुकसान किया। इसलिए उसमें भी, और दोनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ तो कोई सहयोग करने का कोई हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को फायदा हुआ, बांसुरी स्वराज जैसे ले आए। ठीक है, दिल्ली की बात हो रही है आलोक जी। दिल्ली में एक छोटा सा मैं कमेंट ले लूं भार्गव जी से। भार्गव जी, आपको क्या लगता है, पिछली बार तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी अलग, बीजेपी अलग, तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार क्या इस गठजोड़ का फायदा लग रहा है गठबंधन का? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जब दो पार्टियां एक साथ मिलती हैं, भले ही उनका मेल बहुत इतना नहीं लग रहा था कि बहुत तगड़ा मेल है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस में सामने आ रहे थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष अचानक छोड़ के चले गए वो, लेकिन 7 की 7 सीटें बीजेपी को आएंगी ये लगता नहीं है। हालांकि पार्टी के इनके स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने 7 में से 6 सिटिंग एमपी चेंज कर दिए थे। इसका अर्थ ये था कि वो जानते थे कि दिल्ली में हमारी नाक के नीचे हमारे सांसद काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो उन्होंने बड़े नामी गिरामी चेहरों को वहाँ से हटा के करीब नए लोगों को टिकट दिए हैं। वहाँ पर कांग्रेस ने भी नए कैंडिडेट खड़े किए हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को। तो दिल्ली का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया कि दोनों पार्टियाँ मिलकर लड़ी हैं, इनका वोट शेयर अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं ये इनको लाभ करेगा, लेकिन 1 या 2 सीट से ज़्यादा की कोई गुंजाइश बन नहीं रही है। जी।